जनता पार्टी कैसी पार्टी है? हर झंझावत में संवाद नहीं रोकती। और 11 करोड़ हमारे सदस्य आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं, अमित शाह जी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपने ऐप से काशी के लोगों से बात करते हैं, आगे बाकी आप लोगों से बात करेंगे। मैं स्वयं हिमाचल की रैली एड्रेस कर चुका, आज सुबह बिहार में दरभंगा में रैली एड्रेस किया, अभी मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूं। कल अपने लोकसभा क्षेत्र पटना के 2 विधानसभा को हमने एड्रेस किया, आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ, सबों का लगा हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बात करते हैं। तो ये डिजिटल माध्यम से संवाद, ये दुनिया की राजनीति में एक नया मानक स्थापित हुआ है। बात समझिए, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है डिजिटल रूप से, वर्चुअल रूप से, लेकिन वर्चुअल रूप से इतनी बड़ी बड़ी रैली होना, ये दुनिया में लोकतांत्रिक राजनीतिक आचरण का एक नया पैमाना है। इसलिए आपको अपने पार्टी पर गर्व होना चाहिए। कुछ भी ऊंच नीच हो, कुछ भी अवरोध आए, कुछ भी परेशानी हो, हम संवाद कभी नहीं छोड़ेंगे, न तोड़ेंगे। ये हमारा संकल्प है देश के लोगों के साथ। आज मैं अरुण जी और आपकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस तरीके से काम किया है आप लोगों ने कोरोना काल में, तो चंडीगढ़ की चर्चा दिल्ली में भी हुई है, इसलिए मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं चंडीगढ़ का भी। कोरोना में आप लोगों ने बहुत काम किया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, अध्यक्ष जी आपका, महापौर जी, सारे काउंसिलर्स, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता। और जैसा अध्यक्ष जी आपने बताया, इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने रक्तदान किया है, तो नया कीर्तिमान किया है, जिसके लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका आपकी टीम का। मित्रों, मैं कोरोना की चर्चा करूंगा, लेकिन मैं पहले दूसरे सी से शुरू करता हूं, चाइना से। चाइना को लगता था कि ये 1962 का भारत है, तो नहीं पता था कि ये 2020 का है। उनको ये भी नहीं पता था कि अब ये कांग्रेस के नेताओं का भारत नहीं है, अब ये नरेंद्र मोदी ऐसे साहसिक नेता का भारत है जो उसकी जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है। तो देखिए, बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री तो बहुत होते हैं, लेकिन कुछ प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और देश में अगर आप देखेंगे तो 4-5 ही लोग जनता के द्वारा चुने गए। एक तो नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, जरूर मैं कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं राजीव गांधी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि राजीव गांधी जी की मां की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के कारण सहानुभूति से जीते थे, वो अपनी क्षमता, अपने काम से नहीं जीते थे। लाल बहादुर शास्त्री अगर होते तो शायद देश को एक नई क्रांति करते, लेकिन काल के क्रूर हाथ में उन्होंने छीन। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप नेहरू जी के समय का छोड़ दीजिए, 50 के दशक का, तो देश की राजनीति में यह पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री 2014 में 30 साल के बाद अकेले भाजपा का बहुमत प्राप्त करता है जनता के आशीर्वाद से, और दोबारा 2019 में अपने काम पर जनता का और बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। प्रदेशों में होता है, मुख्यमंत्री दोबारा जीत जाते हैं, लेकिन केंद्र में आज तक ये नहीं हुआ था। ये बड़ी बात हमेशा था। हम काम कर रहे थे, अभी बताया, प्रभा जी ने बताया, अरुण जी ने बताया कि कश्मीर का जो एक बड़ा अभिशाप था 370 समाप्त कर दिया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। एक ही देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज आप देख लीजिए। और आपको एक अच्छी खबर मैं बताना चाहता हूं कि वहां जो नया कानून बना है, जो बाहरी है, जो वहां की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनको भी अब रहने के अधिकार का पट्टा मिलता है। और एक IAS ऑफिसर बिहार के नवीन चौधरी जो जेल के काट रखे हैं,
26 साल से वहां काम कर रहे हैं, उनको अड्डा मिला है, बाकी को मिला है जो आज तक नहीं मिला है। तो ये बदलाव हमने किया है। कश्मीर भारत का अंग है और रहेगा। और आतंकवादियों के कुछ सफाई भी कर रहे हैं। सिर्फ अब तक पिछले 3-4 महीनों में 100 से अधिक आतंकवादी जो पाकिस्तान से भेजे गए, उनको हमारे सुरक्षा बलों ने समाप्त किया। जनता तो हमारे साथ जुड़ गई है, आपको बताना चाहते हैं। 3 तलाक की बात की माननीय अध्यक्ष अरुण जी ने। मेरा बहुत बड़ा ये सौभाग्य था कि मुझे उस बिल को पारित करने का अवसर मिला। आप सोच सकते हैं कि दुनिया के 20 इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक खत्म हो गया है, नियंत्रित हो गया है, लेकिन भारत में वोट बैंक इधर नहीं हो रहा था। और क्या पीड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और मैंने जब इस पूरे इस बिल को तैयार करना शुरू किया, मैंने कहा सच्चाई तो जान लो। मैं अवाक रह गया। पत्नी सुबह लेट से उठी, 3 तलाक। पत्नी ने रोटी सेकी, रोटी खाली हो गई, 3 तलाक। लेकिन मेरे आश्चर्य था कि इस दुनिया में हमारे मुस्लिम समाज की बहनों बेटियों को रखा गया, विशेष रूप से गरीब गांव में। तो इस कानून को हमने बनाया। आज उनको अधिकार है और पति गड़बड़ करते तो जेल भी जाते हैं और जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड देखिए। किरण जी ने इस पर भाषण दिया था, मुझे पता है वो सुन रही हैं, कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, फिर राज्यसभा में रोक दिया, तो फिर हम बुधवार आना पड़ा जांच करने के बाद। तो दूसरी बार वो वॉकआउट कर गए, फिर कुछ संशोधन करना पड़ा, फिर नए लोकसभा आ गई, फिर लाना पड़ता। तो तीसरी बार उन्होंने लोकसभा में विरोध किया और राज्यसभा में भी विरोध किया। तो एक महिला नेत्री और उनकी पुत्री कांग्रेस की नेता है सोनिया जी और प्रियंका जी, और एक महिला के संरक्षण का कानून कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। अब राम जन्मभूमि की बात बहुत की गई। मेरा परम सौभाग्य था, जैसा प्रभात जी ने बताया, मुझे इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामलला के वकील के रूप में न्याय के मंदिर में अपनी सेवा उनके चरणों में समर्पित करने का अवसर मिला। और वहां से फैसला हो गया, जीते हम लोग, और सुप्रीम कोर्ट से और जीत गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सका क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री था, और मंत्री था तो मेरी वकालत बंद थी। लेकिन आप सभी 3 बातों का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जजेस के फैसले में 3 बातें कही हैं, और आप उसको ठीक से याद रखें। 3 बातें। नंबर 1, मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत नहीं दे सका कि बाबरी मस्जिद बनने के बाद वो इसके एकमात्र कब्जे में थे, एक्सक्लूसिव पोजीशन। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि तथाकथित बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास कभी नहीं डोला कि इसमें प्रभु राम का जन्म स्थान है। वो आकर वहां प्रणाम करते थे, अभिनंदन करते थे। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कोर्ट ने यह भी फाइंडिंग दिया है कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ढांचे की दीवार के ऊपर बनी थी, जो मंदिर वहां सैकड़ों वर्ष था। तो यही तो हम लोग कहते थे ना। और कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को स्थापित किया। ये बात आप जान लीजिए। मित्रों, हमें देश को और आगे बढ़ाना था, तब तक कोरोना आ गया, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन चाइना लद्दाख में अपनी आंखें दिखाता हुआ आया, और उसको एक कल्पना नहीं थी कि नरेंद्र मोदी जी का भारत है। अगर गलवान घाटी में उसके जवानों ने हमला किया, यहां पर मैं एक बात बता दूं, राहुल गांधी कहते हैं कि आपने फोर्स को बिना बंदूक के क्यों भेज दिया। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, याद करिए, आपकी सरकार ने 93 में यह फैसला संधि किया था चीन के साथ, दोनों के बीच कभी गोली नहीं चलेगी, बातचीत होगी खाली। तो ये संधि आपने की। हमारे जवानों ने खींच कर जो पिटाई उनकी की, अगर 20 हमारे गए, हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। हमारे बिहार रेजिमेंट के बहुत से जवान पदाधिकारी थे। और चंडीगढ़ तो सेना के अफसरों का और बाकियों का एक बहुत बड़ा महानगर है, टेरिटरी है। तो आज जब इतनी बड़ी संख्या में चंडीगढ़ में हमारी सेना के अवकाश प्राप्त पदाधिकारी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको नमन करता हुआ उन शहीदों को मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन कभी नहीं भूलिए,
चीन के लगभग 40 से अधिक जवान और पदाधिकारी मरे हैं और चीन छुपा रहा है। और कल तो अमेरिका के इंटेलिजेंस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि चीन के लगभग 40 लोग शेष हुए भारतीय सेना के जबरदस्त हमले में। तो चीन के अंदर भी चर्चा हो रही है कि आप बताइए तो सही कि हमारे लोग कितने मरे हैं। आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा, क्या कहा? हम शांति में विश्वास करते हैं, हम बातचीत में विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई भारत की सीमा की ओर आंख उठाकर देखेगा, आंख से आंख मिलाकर जवाब देना भी जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? भारत के सैनिकों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। याद है ना आपको? और मेरे चंडीगढ़ के भाइयों और बहनों, कार्यकर्ता मित्रों, एक बात में आप याद रखिए, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उसका मतलब होता है, जब उरी में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कहा था, प्रभा की थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। याद है ना? घुसकर हम लोगों ने उनके कितने आतंकवादी इलाकों को ध्वस्त किया था। दूसरा, जब पुलवामा में हमला हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सेना के जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो बालाकोट में क्या किया था आपको पता है ना? और आज जब प्रधानमंत्री ने कहा है, हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। अगर चीन को जवाब देने की जरूरत होगी तो जबरदस्त उससे प्रतिकार भी करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। आज हमारी सेना वहां पूरी मुस्तैदी से खड़ी है, इसलिए उसकी चर्चा मुझे विस्तार से करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, ये आप सब कहना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? दो सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया जी, बाकी कोई पार्टी नहीं पूछ रही है। याद करिए आप, ऑल पार्टी मीटिंग में सबों ने कहा हम खड़े होंगे देश के साथ, सरकार के साथ। लेकिन रोज पर रोज सवाल। और क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका कभी चीन की खुलकर आलोचना नहीं करते हैं? सवाल पूछ रहे हैं हमारी सरकार से, सवाल पूछ रहे हैं सैनिकों के बारे में बताइए, ये करिए, वो करिए। याद करिए मेरे मित्रों, राहुल गांधी वही है ना जो बालाकोट में शहीदों के शहादत का सबूत मांग रहे थे। याद है ना? जो उरी में जो कार्रवाई की गई थी उसमें भी सबूत मांग रहे थे। और अभी भी वही हाल है। अरे भाई, कभी तो राजनीति करना बंद करो। ये कौन सी भाषा है? नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी। पहले आपने हमारे प्रधानमंत्री को चौकीदार क्या क्या कहा, मैं बोल नहीं सकता हूं। जनता ने आपको इतना कस के हराया, यदि आप गलतियों तो सीखते नहीं है। आज मैं एक बात जब चंडीगढ़ में संबोधित कर रहा हूं तो मुझे एक सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछना है। कैप्टन साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, हमारा आपका राजनीतिक विरोध है, हमारा आपके सरकार के शासन के तरीके को भी बहुत विरोध है। हमारी पार्टी पंजाब की या चंडीगढ़ की चर्चा करती है। मैं आपको एक बात तो कहूंगा कि आप सेना के कैप्टन रहे और आप देशभक्त हैं। तो एक समय जब चीन के साथ तकरार चल रही है तो राहुल गांधी और सोनिया जी इस तरह के सवाल उठा करके देश के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये जानना चाहते हैं। लेट कैप्टन अमरिंदर सिंह रिस्पॉन्ड एज टू व्हाट इज हिज ओन reaction on the way Rahul Gandhi and Sonia Ji are daily raising questions designed to lower the morale of the forces and the country. और एक बात आपको और बताओ, जब बालाकोट और उरी हुआ था तो पाकिस्तान की टीवी पर राहुल गांधी खूब चलते। मोदी जी तो आपके विपक्ष के उसमें अध्यक्ष थे राहुल गांधी, यही सवाल पूछ रहे हैं कि बालाकोट क्या हुआ, उरी में कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या दावा कर रहे हैं? चीन तो लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन चीन का भी एक ट्विटर हैंडल चलता है और मोदी जी और हम लोग की टिप्पणी नहीं दिखाते वो, लेकिन राहुल गांधी की टिप्पणी खूब दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है?
अब मैं इस क्यों का जवाब देना चाहता हूं। क्यों इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुलकर चाइना की आलोचना नहीं कर सकते। याद है ना आपको, बालाकोट के समय, डोकलाम के समय राहुल गांधी चीन के एम्बेसडर से मिलने गए थे एम्बेसी में। हम लोगों ने विरोध किया था, प्रतिकार किया था, मैंने कहा नहीं मिलने गए थे, और बाद में स्वीकार किया मिलने गए थे और हम मिल करके जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो मित्रों, आज बहुत पीड़ा करके एक बात हम कहना चाहते हैं, इस विषय को दिल्ली में मैंने उठाया था 2 दिन पहले। राजीव गांधी जी, राहुल गांधी के पिताजी, उनके नाम का एक फाउंडेशन है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। उस फाउंडेशन में सोनिया जी अध्यक्ष है, राहुल जी मेंबर है, प्रियंका जी मेंबर है, मनमोहन सिंह जी मेंबर है, चिदम्बरम मेंबर है, और उस फाउंडेशन में डोनर्स में चीन की एम्बेसी भी है और चीन की सरकार भी है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे सामने सूची है जो उनके एनुअल रिपोर्ट की है। 2005 से के हमारे डोनर कौन कौन है मैं पढ़ता हूं। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनर्स, एम्बेसी ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दानदाता है, और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको चीन से पैसा लेने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई? तो है ही है, मनमोहन सिंह ने भी 100 करोड़ दिया था भारत सरकार से, सारे उद्योगपति इसमें लगे हुए हैं, सारे पीएसयू लगे हुए हैं, और तो और मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से दे दिया पैसा। रिलीफ फंड जनता का होता है, मालूम है ना? आगजनी हो जाए, सैनिक शहीद हो जाए, बाढ़ आ जाए, दुर्घटना हो जाए, उसमें प्रधानमंत्री जी अपने रिलीफ फंड से देते हैं। उसको भी राजीव गांधी फाउंडेशन में दे दिया गया। लेकिन सोनिया जी, राहुल गांधी जी, आपको अपने पिताजी के फाउंडेशन में चीन से पैसा लेने की क्या जरूरत थी? क्यों लिया पैसा? कोई मतलब है इसका? जरा भी शर्म नहीं आई क्या? तो इसका जवाब नहीं है। और मित्रों, सिर्फ पैसा ही नहीं लिया गया, एक और काम किया गया। क्या काम था? इन्होंने एक स्टडी कराई, और स्टडी करा के कहा कि अगर भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए तो ये दोनों के हित में होगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा वैसा नहीं, सारी खिड़की खोल दो, सारे दरवाजे खोल दो, इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल में, मैन्युफैक्चरिंग में। और ये जब देखो, ये जो मैं बता रहा हूं, तो ये राजीव गांधी फाउंडेशन की एनुअल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में खुद इस बात का जिक्र है कि हमने भारत चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक स्टडी कराई। क्या मतलब है इसका? और इसके कारण क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के पक्ष में 33%, 33 टाइम्स आगे चला गया। ये है कहानी। जब लेंगे पैसे चीन से, कैसे देंगे खुलकर उनकी आलोचना करेंगे। जब लेंगे चीन से पैसे, तो चीन तो बिना काम के कुछ नाम देता नहीं है, तो मेरे पक्ष में स्टडी कराओ, रास्ता खोलो। ये है सही सवाल। मित्रों, बहुत पीड़ा होती है। कांग्रेस पार्टी जिसने 58 साल तक देश पे राज किया, जिसने 3-4-5 प्रधानमंत्री दिए, भले एक परिवार के ही रहे हो, अब तो लगता नहीं कभी लोग नंबर आएगा। वो चीन से पैसे लेते हैं एक ट्रस्ट के लिए, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर होता है। और ध्यान रखिए, कांग्रेस से हमारा विरोध हो सकता है। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, एक प्रधानमंत्री के रूप में हमें सम्मानीय है। भले ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करना नहीं आता हो, तो वो समझते हैं कि हम तो अहंकार, भारत को चलाने का ऊपर से पट्टा हमें दिया गया, और उसमें चीन से पैसा लेना उनकी स्मृति में, और चीन के पक्ष में स्टडी कराना, ये बड़े सवाल। और मुझे लगा कि जब मैं चंडीगढ़ की बहुत ही
बुद्धिजीवी जनता से बात कर रहा हूं, कुशल, समझदार, देश की चुनौती को समझने वाली जनता से बात कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि अपनी इस पीड़ा को शुरू में ही बोलूं, लेकिन मेरे प्यारे कार्यकर्ता बंधुओं, अब ये देश मजबूत हाथों में है। ये देश न झुकेगा, हटेगा, थकेगा, ये हमारा विश्वास है। ये समझना बहुत है। चुनौती कुछ भी हो, चुनौती तो है ही है। अब मैं आता हूं कोरोना पर। देखो मित्रों, कोरोना की दवा नहीं आई, दवा नहीं है, दुआ है और लॉकडाउन है। अब अभी प्रकाश जी ने मेरे सारी पूरे काम की चर्चा की। कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद, रेलगाड़ी बंद, लेकिन रविशंकर प्रसाद का सारा विभाग चल रहा था। संचार विभाग में मोबाइल कम्युनिकेशन, आईटी, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंस, पोस्टल विभाग, इसने गांव गांव में पैसा पहुंचाया, बाकी काम किया, दवाइयां भी पहुंचाई। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए, अभी तक इसकी दवा नहीं निकली। लेकिन मोदी जी की अगुवाई में देश जो पूरा उनके पीछे खड़ा हो गया, चाहे वो जनता कर्फ्यू हो, चाहे वो ताली बजाना हो, थाली बजाना हो, पूरा देश उनके सामने आया, दीपक जलाना। आज देखिए, उन्होंने डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिस वाले, सबों के लिए ताली पिटवाई। पूरी दुनिया में ताली पिट रही उनके लिए। हमें डॉक्टरों का सम्मान करना है, नर्सेस का सम्मान करना है। राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं कि लॉकडाउन से क्या होगा, ताली पीटने से क्या होगा। तभी इन्होंने सोनिया गांधी भी कहती है। तो मैं चंडीगढ़ के लोगों से बात कर रहा हूं तो एक सवाल आपसे पूछना है, अगर राहुल गांधी को लॉकडाउन से इतनी परेशानी है तो वो पहले अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कन्विंस करते हैं? अमरिंदर सिंह ने तो पंजाब में लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया। ठीक क्या मेरे हिसाब, राजस्थान ने भी किया, महाराष्ट्र ने भी किया। तो अगर राहुल गांधी की इन टिप्पणियों को उनके खुद के मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो क्या समझा जाए? राहुल गांधी हल्के से बातें करते। एक मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं, चीन को अलग कर दीजिए, चीन की सच्चाई तो सामने नहीं आती। चीन सच्चाई को छुपाता है। तो दुनिया के 15 देश जहां पर कोरोना है, अमेरिका, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया इत्यादि इत्यादि। तो चाइना को छोड़कर इन 15 देशों की बात करें तो इन देशों की आबादी है लगभग 142 करोड़, 142 करोड़। वहां पर कोरोना से कितने लोग मरे हैं? 4,98,710, 4,98,710। 142 करोड़ के 15 के देश में लगभग 5 लाख लोग मरे। भारत की आबादी कितनी है? 130 करोड़ प्लस। भारत में कितने लोग मरे हैं? 16,103। कहीं भी हो दुर्भाग्य, लेकिन 142 करोड़ में लगभग 5 लाख, 130 करोड़ प्लस में 16,000 लोग। ये क्यों हुआ? दूसरी बात क्या है? 5,29,421 भारत में, लेकिन रिकवर कितने हुए हैं? 3,10,146। तो ये भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार मिलकर इसको फैलने से बचा सके। देश के गांव में अभी भी कोरोना बहुत नहीं फैला है। हाँ, लगभग 7-8 जगह है, दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है। लेकिन ये जो लॉकडाउन के कारण इम्पैक्ट हुआ, ये समझना चाहिए। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कोरोना है, लॉकडाउन में तो मैं गरीबों की चिंता करूं। आज लगभग 1,70,000 करोड़ का गरीबों का पैकेज गया है और
सूद जी, मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने गरीबों को खाना खिलाया है, अभिनंदन आपका। मोदी जी की सरकार में देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया गया। 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपये उनके अकाउंट में भेजे गए। लगभग 9 करोड़ किसानों को उनका किसान मानधन दिया गया। बाकी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बाकी जो उनका ईपीएफ है, जो उनका ईएमआई का पेमेंट है, वो सबको ठीक करने की कोशिश की गई और 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया। आपको मालूम है आज किसानों के लिए 3 लाख करोड़ है। आज एमएसएमई में उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया गया है। 100 करोड़ तक की इंडस्ट्री को एमएसएमई में मानते हैं हम। उनको साथ जो बैंक से लोन मिलेगा, सरकार उसकी गारंटी देगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज लगभग 140% बैंक का लोन पिछले 3 महीने में दिया गया है और भी दिया गया है, कोई दिक्कत है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री वापस होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ना चाहिए। यही पर थोड़ी मैं बात आत्मनिर्भर भारत की भी करूं। वोकल फॉर लोकल, इसका क्या मतलब है? भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बने, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी के लिए भारत का संपर्क होना बहुत है। और हमने आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक कार्य मंत्री हूं, तो हमारी सरकार आई थी देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री। आज देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री और जल्दी ये बहुत सी बाहर से भी लाने वाले हैं। भारत नंबर 5 पर था, अब नंबर 2 पर है। भारत को दुनिया का नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनाएंगे, आप लोग बताना चाहते हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया की बात हमने की, हमने क्या काम किया? हम लोगों ने देश में 37 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, उनको जोड़ा आधार से, जोड़ा मोबाइल से, और गरीबों के राशन की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी मिलना शुरू किया। आपको मालूम है हम लोगों ने पिछले 5.5 साल में 11 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं गरीबों के जनधन अकाउंट में। और कितना बचाया है? 1,17,000 करोड़ जो बिचौलिए खा जाया करते हैं। और इस कोविड में हम लोगों ने लगभग 65,000 करोड़ रुपया गरीबों के सीधा अकाउंट में भेजा है। सीधा पोस्टल विभाग में 1,500 करोड़ रुपया पहुंचाया है उन गांवों में जहां एटीएम है, ना कोई बैंक का ब्रांच है, ना कोई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, सब डिजिटली स्पीकिंग। याद है ना, राजीव गांधी कहते हैं कि मैं दिल्ली से 1 रुपया 100 रुपया भेजता हूं, पंजाब के गांव में 1 रुपया पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में दिल्ली से 100 रुपया चलता है, गरीब के अकाउंट में 100 रुपया पहुंचता है। यही है डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आज इस कोविड के समय ये बातें सब दिखाई होकर सामने आई हैं। मित्रों, चुनौतियां हैं, इसे हम कभी स्वीकार नहीं करें। मैं कभी नहीं इसको अस्वीकार करूंगा कि कोरोना में लोग परेशान नहीं हुए। आप घर में बंद है, कैसे नहीं परेशान? दुकान बंद है, आप कैसे नहीं परेशान? आपके कॉल सेंटर बंद है, बाकी कैसे नहीं परेशान हो? मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है। अब जब हम इतना सफल हो पाए तो क्या कर रहे हैं? जान भी बचाना है और भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे चलाना है। तो ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, आपकी पूरी जानकारी वहां से, पूरा आंदोलन वहां से आया है। आपसे आज मैं अपील करना चाहता हूं, दिवाली आ रही है, क्या चंडीगढ़ के हमारे कार्यकर्ता इस बात का संकल्प कराएंगे सबको कि इस बार की दिवाली में चीन के बने हुए 1 लक्ष्मी गणेश चंडीगढ़ में नहीं आएंगे? क्या आप इस बात को तय करेंगे कि इस बार की दिवाली में चंडीगढ़ या पंजाब में एक भी चीन का पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा? क्या इस बात का संकल्प लेंगे कि आज पंजाब के खिलौना, वहां की फैक्ट्रियां, सबको जानकारी है क्या क्या है वहां पर चंडीगढ़ में भी, क्या अब चीनी खिलौना नहीं आएगा, उपयोग नहीं करेंगे? क्या इस बात का हम संकल्प करें कि पूरा पंजाब हो या चंडीगढ़ हो, वॉइसरी में, बाकी में बहुत आगे है, क्या हम इसमें चीन के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, भारत के ही सामान को खरीदेंगे, भारत के ही सामान को आगे बढ़ाएंगे? ये होता है
वोकल फॉर लोकल, इसका विचार करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। मित्रों, बहुत से हमारे वकील मित्र जी सुन रहे हैं, तो मैं उनको एड्रेस करके एक बात बता दूं कि हम जनहित याचिका के समर्थक हैं, और अभी इमरजेंसी के हमने आपातकाल का बिताया समय, याद है ना आपको? 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि उनके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेटिस्फाई कर दिया। उस समय बहुत से जजेस को सुपरसीड किया गया था, और HR खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के नामी जज थे, उनको 2 महीने के लिए चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया, क्योंकि उन्होंने जनता के अधिकारों के समर्थन में एक डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। उस समय इमरजेंसी का विरोध करने वालों में हमारे नेता अटल जी, अडवाणी जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनके आंदोलन का मैं सिपाही था। उस समय हम लोग स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, विद्यार्थी परिषद में गाड़ी मुझे भी नहीं आई थी, जिले बंद हो गए थे इमरजेंसी के पहले ही। इमरजेंसी का विरोध किया था हम लोग। याद करिए, इस सरकार में नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय अरुण जेटली, मैं रविशंकर प्रसाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उस समय कार्यकर्ता थे विद्यार्थी परिषद के पटना में। उन्होंने सबों ने इमरजेंसी का विरोध किया था 3 आजादी के लिए। इंसान की आजादी नंबर 1, दूसरा प्रेस की आजादी नंबर 2, और तीसरा न्यायपालिका की आजादी। तो न्यायपालिका की आजादी के लिए लड़ने वाले लोग सफर किया है, लाठी खाई है, जेल गए हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, याद करिए बिहार के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट महाभियोग कौन लाया था? मैं नाम नहीं कहूंगा, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो लोग कांग्रेस से जुड़े वकील लोग थे या नहीं? बाद में जब सैंक्शन नहीं दिया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और फिर विड्रॉ कर लिया। भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट, और ये कांग्रेस के लोग सबसे खुश थे। न्यायपालिका पर दबाव कौन देता है? दूसरी बात, हम जनहित याचिका के समर्थक हैं, करना भी चाहिए। बताया प्रभात जी ने भी, बिहार में चारा घोटाले का CBI इंक्वायरी करने के लिए पटना हाईकोर्ट में PI में मैंने ही बहस किया था, CBI की इंक्वायरी। अदालत जी जेल में है, कई मंत्री जेल में है, कई IAS ऑफिसर जेल में है। तो 2000 करोड़ का घोटाला था, जानवरों का चारा खा गए थे, सब कागज पर पेमेंट कर दिया। अलगतरा घोटाला, स्कैम, तो इसके समर्थक है, गरीबों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर एक नई पद्धति चल रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से आदेश दिए, हम लोग मानते हैं, सही किया तुम। यहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स चल रही है। हारे हुए हताश लोग सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के गलियारे से देश की राजनीति को चलाना चाहते हैं। I repeat in English, those who have been rejected by the people of India, those who have lost their elections, are trying to control the politics of the country through collusive litigation in the corridors of the court. Not acceptable. Not acceptable. आपको हमें हराना, हरा दीजिए, इलेक्शन में आइए, लेकिन आप तो चुनाव में बार बार हारते हैं, फिर पहले तरीके से सवाल करते रहते हैं। देखिए, सबसे हारे लोग फिर भी करते रहते हैं। क्या राफेल हो, वायुसेना को फाइटर प्लेन मिलने में लेट हुआ है तो के कारण, लोया केस हो, 3 तलाक की चर्चा में नहीं हुई, राम जन्मभूमि का केस नहीं सुनवाई होना चाहिए, चुनाव के बाद होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है देश में। अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरा देश चलाए, इनके लेखा ये नहीं। कोरोना में मित्रों, बहुत विनम्रता से हम कहना चाहते हैं, देश एक चुनौती भरे समय से गुजर रहा है। हमारा काम है एक संकल्प मिलकर काम करना। और देखिए, देश एक है, उस देश का एक होने का क्या संकेत लगा? आपने भी देखा होगा, जैसे मोदी जी ने कहा कि देश में आशा जलाने के लिए एक दीपक जलाओ। एक गरीब की झोपड़ी में दीपक जल रहा था, तो शायद दिवाली में भी दीपक नहीं जलाते होंगे। ये देश जागा है, देश जागता है, जगाने वाले होने चाहिए।
तो आज हम सब जागे, हम सब संकल्पित हो, इस चुनौती भरे समय में देश को आगे ले जाएं, मजबूत करेंगे। और मित्रों, हमें जरा भी संदेह नहीं है, भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, लोकतांत्रिक तरीके से जो भारत ने काम किया है, और चीन की तरफ से जो तनाव, अशांति, सच्चाई को छुपाने की हुई है, तो दुनिया हम देख रहे हैं कि भारत ने किस तरह संभाला है। हम लोग तो पढ़े ही थे, आज हमने देखा ना, प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक और बात कही कि आज भारतीय हल्दी, भारतीय अदरक, आयुर्वेदिक चूर्ण, च्यवनप्राश, सबको दुनिया खोज रही है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। भारतीय योग आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो ये भारत का समय है, हमारे मूल्यों का, हमारे संस्कारों का, हमारी विरासत का। और हमारी विरासत क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, संकल्प के साथ वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, दुनिया के सब लोग सुखी हो। ये तो भारत का दर्शन है, ये तो भारत का विचार है। मैं हमेशा कबीरदास को एक बात का एक दुआ मुझे हमेशा अच्छा लगता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो मुझे इतना दो, मैं अपने परिवार की चिंता कर सकूं, और एक गरीब आए तो उसको खिला भी सकूं। ये भारत का दर्शन है, सोच है। लेकिन हाँ, भारत को हमें मजबूत भी बनाना है, भारत की सीमाओं को सुरक्षित भी करना है, और भारत की ऊर्जा, आईटी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे बढ़ाना है। ये सब को लेकर आज दुनिया भारत को देख रही है। मुझे पूरा विश्वास है, इस कोरोना की चुनौती से भारत निकलेगा, निखर कर निकलेगा, संभल कर निकलेगा, मजबूत होकर निकलेगा। भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है। ये हमारी एक सोच है। हमारे कार्यकर्ता उस सोच के प्रति समर्पित हो, हमारे संदेश को नीचे तक पहुंचाएं। और आप अध्यक्ष जी, अरुण जी, आपने जो एक कार्यक्रम कराया, बहुत ही योग्य कार्यक्रम था। मुझे आप लोगों से और चंडीगढ़ की जनता और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करके बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही अभिनंदन। एक बार मैं आऊंगा चंडीगढ़। आज मैं चंडीगढ़ से डिजिटली मिल रहा हूं, लेकिन आपको वादा करता हूं, चंडीगढ़ के लोगों से फिजिकली भी मिलने आऊंगा एक बार, तो आप बुलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, जो इस कार्यक्रम के आज मुख्य वक्ता थे, बड़े ओजस्वी शब्दों मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय रवि जी का। आज के इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हमें समय दिया, और उसके साथ ही मैं स्वागत भी करता हूं कि जब भी स्थितियां सही बने, वो अवश्य चंडीगढ़ पधारें। चंडीगढ़ का कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए उत्सुक है।